कहता था कि मैं बाहर आकर बहुत रुलाऊंगा, आज वो खुद रुल रहा है। कैसे इमरान खान पे मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले, और इसका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इदारों को काटना और इन पर भौंकना है। और इंशाल्लाह ऐसी लगाम पड़ेगी कि इसके बड़े भी याद रखेंगे। क्यों जुमैमा खान से बार बार मिल रहा था, बहुत जल्द कानून के शिकंजे में फंसने वाला है। आज जेल गए या कल गए जाना तो है। मैं घर तक छोड़कर आने वालों में से हूं, और आज मैं मजीद सबूत के साथ मेजर आदिल राजा को और इमरान खान के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुदा की कुदरत देखें कि जो कहता था कि मैं बाहर आकर बहुत रुलाऊंगा, आज वो खुद रुल रहा है। जो हर रोज़ मुशरिक होने के फतवे बांटता था ना, आज मोबाइल स्क्रीन में जहनी ख्वाहिशी का मुजस्समा बना हुआ है। वो जो हर रोज़ लोगों की इज्जतें उछालता था, अब हर रोज़ उसकी ऑडियो वीडियो उछाली जा रही है। जिस तकलीफ़ और कर्ब का शिकार इमरान खान ने अपने मुखालफिन को किया था, आज वो खुद उससे ज़्यादा अजियत में मुब्तला है। सदाकत अमानत हवा में उड़ चुकी है। बुशरा बीबी की रूहानी शख्सियत एक झगड़ालू औरत में बदल चुकी है। इमरान खान का तशख्खुस अब देवता से प्ले बॉय में तब्दील हो गया। बेबसी का ये आलम है कि चीख लिया, रो लिया, शोर मचा लिया, नाटक कर लिया, झूठ बोल लिया, लेकिन मजाल है कि एक भी मुतालबा पूरा हुआ हो। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इमरान खान पे मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले हैं, कैसे इसका गरूर इंशाल्लाह मिट्टी में मिलने वाला है, इसके इर्द गिर्द कितना खौफनाक शिकंजा कसा जा चुका है और इसका अंजाम दीवार पे लिखा पूरी कौम को नजर आ रहा है। बहुत जल्द वो अपने कत्ल के मामले को उछाल कर आखिरी हाथ पांव मारने की कोशिश करेगा, लेकिन अब इसकी दाल निकलने वाली, क्योंकि इसके मुंह से इसके झूठ बेनकाब होने के बाद बड़ी तेजी से इसकी शोहरत में कमी भी हो रही है। वो कैसे, ये भी आपको बताऊंगा। ये बात याद रखें कि गीदड़ की जब मौत आती है तो इस कदर बेखौफ हो जाता है कि शहर की तरफ दौड़ लगा देता है। जो लोग झूठ के सर पे शोहरत हासिल करते हैं वो एक ना एक दिन ना सिर्फ पकड़े जाते हैं, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, और जो एक जगह टिका रहे। तो मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि लंदन में एक एजेंट बैठा हुआ है, और इसका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इदारों को काटना और इन पर भौंकना है। कभी ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों के बारे में अजीब व गरीब किस्म की थ्योरी घड़ कर उन्हें बदनाम करता है। कभी पाकिस्तान की अदाकाराएँ और मॉडल्स की इज्जत तार तार करने की कोशिश करता है, और वहाँ बैठ कर समझता है कि उसको लगाम नहीं डाली जाएगी, लेकिन उसकी गलतफहमी है। अब उसको लगाम पड़ेगी, और इंशाल्लाह ऐसी लगाम पड़ेगी कि इसके बड़े भी याद रखें। मैंने जब इसे एक्सपोज किया था और बताया कि ये किस दुश्मन के प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहा है, तो इमरान खान के कीबोर्ड वॉरियर्स मेरे ही पीछे पड़ गए, मेरे खिलाफ मुहिम चलाई गई। उन्हें लगा कि मैं चुप होकर बैठ जाऊंगा, लेकिन ये इनकी बड़ी भूल है। मैं घर तक छोड़कर आने वालों में से हूँ, और आज मैं मजीद सबूत के साथ मेजर आदिल राजा को और इमरान खान के तमाम के कीबोर्ड जहादियों को घर तक छोड़कर आऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट है, इसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मेजर आदिल राजा के रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन है, वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी किया गया, और इसमें रिटायरमेंट की तारीख भी दर्ज है। अब आप इसे गौर से पढ़ें तो इसमें नेचर ऑफ रिटायरमेंट, यानी जिस बना पर उसको जबरी तौर पर रिटायर किया गया, उसमें लिखा गया है कि इसे डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स की वजह से रिटायर किया गया। इससे फौज में रह कर इदारे की साख को नुकसान पहुंचाया, फौज में रह कर ऐसे काम किए जिनकी वजह से इदारा बदनाम हुआ, और फिर इसको डिसमिस किया गया। और अब ये झूठ बोलता है कि मैंने खुद रिटायरमेंट ली, और ये झूठ बोलते हुए इसको शर्म नहीं आती है। हाउसिंग सोसाइटीज में फ्रॉड, लोगों के साथ फ्रॉड, कौन सा फ्रॉड है जो उसने नहीं किया? आप ये FIR देखें, एक गरीब आदमी है जिसे इसने चूना लगाया। जून 2022 की ये FIR है, इसमें ये लिखा हुआ है कि मेजर आदिल राजा ने इस गरीब शख्स को बरगलाया और अपने लीडर इमरान खान की तरह उस बंदे को सब्ज बाग दिखाए कि मैं तुम्हें यूरोप ले जाऊंगा, वहाँ तुम्हारी बड़ी अच्छी नौकरी दिलवाऊंगा, तुम्हें लाखों में खेलने लग जाओगे। और इसके एवज उसने इस शख्स से 35 लाख रुपए मांगे। बेचारा गरीब फंस गया, एक भारी रकम लेके मुकर्ररा जगह पे पहुंच गया, और वहां से उन्होंने पैसे लिए, और पैसे आज तक वापस। अरे एक केस है, ऐसे कई फ्रॉड मजीद हैं इसके। FIA के बहुत से केसेस में ये जाली मुजाहिद नामजद है। इसकी तफसील आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ FIRs में उसे इश्तिहारी भी करार दिया गया, इसकी तफसील भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सब के अलावा पाकिस्तान की हुकूमत काफ़ी बार ट्विटर हुकाम को भी खत लिख चुके हैं कि इसको जितनी जल्दी हो सके पट्टा डाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी सलामती के बारे में गलत और बेहुदा बातें कर रहा है। उसके सबूत भी आपके स्क्रीन पे हैं। बल्कि इस पर तो ट्विटर ने आज कार्रवाई भी की और इस बेरूपिया का ट्विटर से ब्लू टिक खत्म कर दी। यहाँ ये एक बात काफ़ी अहम है, वो ये कि ट्विटर की पॉलिसी बड़ी सख्त है। वो कभी किसी के भी खिलाफ कार्रवाई नहीं करते जब तक उनके पास बाकायदा सबूत ना हो। यानी कि ट्विटर इंतजामिया के पास सबूत मौजूद है कि बंदा इस जुर्म का मुर्तकब पाया गया, जो कि पाकिस्तान के
नेशनल इंटरेस्ट के बरखिलाफ है। हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में मैंने आपको नए साल के आगाज़ में ही तमाम सबूतों के साथ आगाह किया था। अब इसकी पकड़ मज़ीद मजबूत होने वाली है, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक जिन एक्ट्रेसेस पे इस उंगलियाँ उठाई, इनमें से एक ने तो पहले ही इसके झूठों के खिलाफ डिफेमेशन केस दायर कर दिया। अब मजीद पाकिस्तान के कुछ साबिक अस्करी अफसरान भी इसके खिलाफ लंदन की अदालत में जा रहे हैं। तो ये हकीकत बहुत जल्द अवाम के सामने आ जाएगी किस एजेंडे के पर काम कर रहा है, क्यों जुमैमा खान से बार बार मिल रहा था। और आज की दूसरी और सबसे अहम मुखबरी ये है कि वो इमरान खान के हवाले से, और वो ये कि तबले जंग बच चुका है। इमरान खान बहुत जल्द कानून के शिकंजे में फंसने वाला है। आज जेल गए या कल गए, जाना तो है। ये बात नविश्ता दीवार यानी दीवार पर लिखी जा चुकी है कि उन्होंने अपने किए की सज़ा पानी, और जो गंद उन्होंने घोला है इसका इन्हें हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा। वो चाहे गंगा नहाएं, चाहे बुशरा बीवी से 36 की बजाय 72 घंटे के रोज़े रखवाएं, चाहे चिल्ले काटें, अदारों के पाँव पड़े, जिसकी जितनी चापलूसी करनी है एक बार तो हिसाब देना पड़ेगा। और फिर कुछ रह गया तो सियासत में वापस आ सकते। अब ये उन पर मुनसर है कि उस बात को कब तक दिमाग से तस्लीम करते हैं। मौसमी और फसली बटेरे भी बहुत जल्द आपको एक से दूसरी जगह जाते हुए नजर आएंगे। वो लोग जो इक़्तिदार हर सूरत पे आ रहा है और जिनका कुर्सी के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं, जो चाहते हैं कि हमें पार्लियामेंट लॉज से सामान ना उठाना पड़े और एक बार फिर मुंतखब होकर वहीं आए, वो बहुत जल्द तहरीक इंसाफ से दूसरी जमातों में जा सकते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक तहरीक इंसाफ के पंजाब के 10 के करीब MNAs और 7 से 9 के करीब MPs नून लीग में अनकरीब शामिल हो सकते हैं। और KPK से इमरान खान के 7 करीबी लोग ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ से इंतहाई नाराज़ हैं और बाकायदा मौलाना फजल रहमान की जमात JUIF से राब्ते में है। वो भी सामने आ सकते हैं और JUIF में शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। जनूबी पंजाब में एक धड़ा पहले से ही है जो परवेज़ इलाही से तंग है और इमरान खान को अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में बाकायदा बावर करा चुका है कि हमारे मुतालबात ना माने गए और फंड जारी ना किए गए तो हम पार्टी छोड़ सकते हैं। पंजाब में 5 अरकान पहले से ऐसे थे जिन्होंने परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट देने से इनकार कर दिया और अब एक और तहरीक इंसाफ की खातून सामने आई है। मोमना वहीद उनका नाम है। उनका पिछले काफ़ी अरसे तहरीक इंसाफ से रब्ता मुनक़ता था। आज खबर मिल रही है कि उन्होंने भी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट देने से इनकार कर दिया। यानी एक बात तो ये भी वाज़ेह होगी कि परवेज़ इलाही की वज़ारत आला की गद्दी अपने नीचे रखने का ख्वाब जो है वो डगमगा रहा है। कराची में तो आजकल वैसे ही MQM की सियासत दोबारा अंगड़ाई ले रही है और MQM के तमाम धड़े एक बार फिर मुत्तहद हो रहे हैं। फारूक सत्तार से मेरी परसों बात हुई, वो भी राज़ी थे। इसके बाद सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल के बारे में शक था, वो भी इसमें शरीक होंगे या नहीं। तो कल उन्होंने भी खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वाज़ेह कर दिया कि वो भी इस इकट्ठ में शामिल होने के लिए राज़ी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कराची में MQM का वोट तहरीक इंसाफ के आने की वजह से काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। लोग उनसे नाराज़ थे क्योंकि सब अलग अलग हो चुके थे और अब ये इकट्ठे हो गए तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी काफ़ी हद तक तोड़ सकते हैं। इसके अलावा वो तहरीक इंसाफ के कराची में बंदे भी तोड़ सकते हैं। तो बहुत जल्द कराची का किला भी तहरीक इंसाफ के पैरों के नीचे से निकलता नजर आ रहा है। अकेला बचेगा इमरान खान, जिससे पहले इतने ज़्यादा केसेस, अब तो पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस भी चल पड़ा है। तो इसमें ज़्यादातर तो ऐसे जिसमें इमरान खान या तो नाअहल या फिर जेल जाते हुए नजर आ रहे हैं। बस आपने आंखें खुली रखी हैं क्योंकि बहुत जल्द आपको इमरान खान एक पाकिस्तानी सियासत में एक डमी पॉलिटिशियन के तौर पे नजर आएंगे जिनका अमली सियासत से कोई किरदार नहीं होगा। आज तक के लिए इतना ही। अगली बार के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर निकल आई। इमरान खान को भी इस बात का इदराक हो चुका है कि चौधरी परवेज़ इलाही की हैसियत कोई शेख रशीद जैसी नहीं है जिसे जो कहा जाए वो खामोशी से मान ले। इमरान खान की जानिब से 9 जनवरी को एतमाद का वोट लेने का ऐलान सिर्फ खबर ही रहेगी। अब इमरान खान के लिए ना कॉल आएगी और ना पहाड़ी कुमक। पंजाब का मिशन पूरा करने पर इमरान के हाथ पांव फूले नजर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं बागी TV। बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर निकल आई। बगैर नाम लिए तंजिया नश्तर जो एक दूसरे पर गैर फितरी तहादी इमरान खान और परवेज़ इलाही चला रहे थे, अब यह लड़ाई खुलकर मुकम्मल सामने आ गई है। इमरान खान को भी इस बात का इदराक हो चुका है कि चौधरी परवेज़ इलाही की हैसियत कोई शेख रशीद जैसी नहीं है जिसे जो कहा जाए वो खामोशी से मान ले, बल्कि मुस्लिम लीग काफ और परवेज़ इलाही की अपनी सियासी तारीख है जो मफाद से भरी पड़ी है। जहाँ से बेहतर ऑप्शन और डील मिलेगी वो वहीं की राह अपनाएगा। अब ज़रा इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान तहरीक इंसाफ के पार्टी इजलासों में खुलकर अपने रहनुमाओं को इस बात की तनबीह कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही पर अंधा एतमाद ना किया जाए, बल्कि परवेज़ इलाही की हरकत पर नज़र रखी जाए।
वहीं तहरीक इंसाफ के मेंबरान पंजाब असम्बली खुलकर सामने आ रहे हैं कि वो परवेज़ इलाही के हक़ में एतमाद का वोट नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असम्बली मोमिना वहीद ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट ना देने का ऐलान कर दिया है। मोमिना वहीद का कहना था कि परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं दूंगी। आज तहरीक इंसाफ में पुराना कारकुन दिल बर्दाश्ता है। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही सिर्फ गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में तरक्याती काम करवा रहे हैं। उनका कहना था कि इमरान खान के इर्द गिर्द से मफादपरस्त लोग इकट्ठे हैं। रुकन पंजाब असम्बली ने दावा किया कि PTI के मज़ीद अरकान में जो वज़ीर आला परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे, ऐसे और भी लोग हैं, उनका ये कहना था। मोमिना वहीद का ताल्लुक़ रावलपिंडी से है और वो मखसूस नशस्त पर रुकन पंजाब असम्बली हैं। ख्याल रहे कि इससे कबल PTI की रुकन पंजाब असम्बली सईदा ज़हरा नकवी ने एतमाद के वोट में परवेज़ इलाही को वोट ना देने का ऐलान किया था। वाज़ेह रहे कि पंजाब असम्बली का इजलास 9 जनवरी को तलब कर लिया गया है, जबकि वज़ीर आला के इंतखाब में एतमाद का वोट के हवाले से PTI चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी रहनुमा को अहम टास्क दिए हैं। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ को पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही के लिए 186 वोट हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। इमरान खान को आगाह कर दिया गया है कि बाज़ अरकान के पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाने का खदशा है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के दावे के मुताबिक उन्हें 187 अरकान की हमायत हासिल है और अगर वो अरकान भी गैर हाजिर हुए तो परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हार जाएंगे। दूसरी जानिब इस बात को तक़वियत इस बात से भी मिलती है कि PDM की जमातें पंजाब में एतमाद के वोट के हवाले से इत्मीनान का इजहार कर रही हैं और उनकी तैयारियाँ मुकम्मल नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के तर्जमान हाफिज़ हमदुल्ला का कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लें या ना लें, वो दोनों सूरतों में वज़ीर आला नहीं रहेगा। हाफिज़ हमदुल्ला का कहना है कि इमरान खान की जानिब से 9 जनवरी को एतमाद का वोट लेने का ऐलान सिर्फ खबर ही रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि शुनीद है कि इमरान खान ने जुड़वा शहर के मकीन से मिलने की कोशिश की, मगर वहाँ से नंबर बंद या मसरूफ़ मिला। अब इमरान खान के लिए ना कॉल आएगी और ना पहाड़ी कुमक। इमरान खान पर वज़ीराबाद में होने वाले हमले के हवाले से तर्जमान PDM ने कहा कि पंजाब हुकूमत की फोरेंसिक रिपोर्ट से साबित हुआ कि खान साहब को एक भी गोली नहीं लगी। इस रिपोर्ट से इमरान खान का एक और झूठ पकड़ा गया और उनका बयानिया एक बार फिर झूठा निकला। हाफिज़ हमदुल्ला का कहना था कि कानून में फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि पंजाब फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट काबिल कबूल है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी ने दावा किया था कि इमरान खान पर कातलाना हमले में इनकी जान लेने की कोशिश की गई। तहकीकात से साबित हुआ कि इमरान खान पर 3 हमलावर कातलाना हमले की कोशिश में शामिल थे। फवाद चौधरी का मज़ीद कहना था कि इमरान खान के गार्ड्स की जानिब से कोई गोली नहीं चली। इमरान खान पर हमले में 3 तरह के हथियार इस्तेमाल हुए, यानी 3 हमलावर थे। मंसूबे के तहत इमरान खान को कत्ल करके इंतशार फैलाना था। इमरान खान पर होने वाला ड्रामाई हमला नए रुख अख्तियार करता जा रहा है। अब एक मारूफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और वकील मियां दाऊद ने मुल्ज़िम नवीद का केस ले लिया है और धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्ज़िम नवीद के वकील का कहना है कि वज़ीराबाद वाक़या लॉन्ग मार्च में जान डालने के लिए खुद किया गया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्ज़िम नवीद बशीर के वकील मियां दाऊद एडवोकेट का कहना था कि इमरान खान की ख्वाहिश पर JIT तब्दील की जाती है जो उन्हें पसंद नहीं आती। केस की ज़िम्नियों को ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है। JIT मौके के सबूत को तहकीकात का हिस्सा नहीं बना रही। JIT और इमरान खान ने मिली भगत करके केस ख़राब किया। मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा कि मुल्ज़िम का मज़ीद रिमांड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सख्त सर्दी में मां को सामने बिठाकर मुल्ज़िम का मर्ज़ी का बयान लेने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है ये अदालत इसलिए नहीं जा रहे कि बकुआ इनका अपना बनाया हुआ है। हम तो तस्लीम ही नहीं करते कि इमरान खान को कोई ज़ख्म आया और ये लोग झूठ बोलने में तेज़ हैं। ये लोग अवाम की तवज्जो अपनी ड्रामे से हटाना चाहते हैं। वज़ीराबाद वाक़या लॉन्ग मार्च में जान डालने के लिए खुद किया गया। मियां दाऊद एडवोकेट का कहना था हम मौज़म गोंदल के कत्ल का इस्तग़ासा इमरान खान और उनके गार्ड के खिलाफ करवाने पर गौर कर रहे हैं। आपने 30 दिन तक FIR क्यों लेट की? मौज़म का कत्ल मुल्ज़िम नवीद पर नहीं डाला जा सकता। उन्होंने कहा ये लोग कल से दूसरे और तीसरे शूटर की बातें कर रहे हैं, लेकिन मौज़म इमरान खान के गार्ड के असले से कत्ल हुआ। इमरान खान के गार्ड का असला फोरेंसिक के लिए दिया ही नहीं गया। ड्रामाई हमले का मामला एक तरफ
और पंजाब का मिशन पूरा करने पर इमरान के हाथ पांव फूले नजर आते हैं। वहीं ममनुआ फंडिंग केस में भी इमरान खान के खिलाफ पेशरफ्त हो रही है। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद ने ममनुआ फंडिंग केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक तौसीह कर दी। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत कबल गिरफ्तारी से मुताल्लिक केस की समाअत बैंकिंग कोर्ट की जज रक्षंदा शाहीन ने की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा की, जबकि इमरान खान के वकील की जानिब से अदालत में पेशी के लिए मेडिकल ग्राउंड पर 2 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा की गई है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवंबर में पेश आने वाला वाक़या उसके बाद से इमरान खान सियासी मामला चला रहे हैं। इमरान खान सियासी मामला चलाए जा रहे हैं मगर अदालत में पेश नहीं होते, लिहाजा इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान ना अदालत में पेश हुए ना शामिल तफ्तीश हुए। जमानती मुचल्लकों के सिवा इमरान खान ने एक भी अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया। इमरान खान की दरख्वास्त जमानत भी मुस्तरद की जाए। अदालत ने ममनुआ फंडिंग केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर की इमरान खान से ज़मान पाक में तहकीक करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इनकी आज हाजिरी से इस्तिस्ना की रिपोर्ट या दरख्वास्त मंजूर करते हुए अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक तौसीह कर दी और हुक्म दिया कि इमरान खान हर हाल में तफ्तीशी अफसर के रूबरू पेश हो। तफ्तीशी अफसर के सामने इमरान खान पेश हो या ना हो, अलबत्ता पंजाब की सियासत से वो आउट होते दिखाई दे रहे हैं। आज भी उन्होंने पार्टी इजलास बुला लिया है। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट दिलाने के मिशन इम्पॉसिबल के लिए इमरान खान ने फिर मीटिंग बुला ली। ज़राए के मुताबिक पंजाब की सीनियर लीडरशिप का फॉलोअप इजलास आज ज़मान पाक में होगा, जिसमें पंजाब की सीनियर लीडरशिप इमरान खान को एतमाद के वोट की तैयारियों के बारे में एतमाद में लेगी। बहरहाल पंजाब की सियासत का ऊँट भी अगले 2-3 दिनों में किस रुख बैठेगा वो मालूम हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और मैं आपको बताऊं कि बड़े कम ऐसे शोज़ होते हैं कि जिसमें इंसान को बड़ा फ़ख्र होता है, प्राइड होती है वो करते हुए, और आज उनमें से एक ऐसी चीज़ है। असल में हुआ क्या कि कुछ दिन पहले मेरे एक बचपन के क्लास वाला हैं, उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे एक वीडियो शेयर किया और एक बच्चे का वो गाना गा रहा था, और मैंने उसको एक दफ़ा सुना, क्योंकि इस तरह हमें पता नहीं कितने वीडियोस आते हैं, रोज़ आते हैं। तो अब मेरे जो क्लास वाले अली सलमान बुखारी, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये ज़रूर देखना है पूरा और सुनना है। और जब मैंने सुना तो यानी जैसे वो आपको पकड़ नहीं लेता, उस बच्चे ने उसने आके पकड़ लिया। और क्योंकि ये जो सुर होती है, सुर है, ताल है, और ये जो इसकी सारी एक कायनात है सुर और ताल के बीच में, ये कोई चाहे भी जितने मर्ज़ी पैसे खर्चे और जितना मर्ज़ी दौलत खर्च ले, वो इसको हासिल नहीं कर सकता। या अल्लाह ने किसी को दिया होता है या नहीं दिया होता। हमारे दरमियान बहुत से लोग हैं जिनको गुमान है कि वो सिंगर हैं, जिनको गुमान है, शक है कि वो गवैये हैं, शायद मैं भी उनमें से हूँ। और बहुत कम लोग हैं कि जो हकीकी मानों में, जो कहलाने के मुस्तहिक हैं कि उनको गायकी का कुछ इल्म है या गायकी की उनको समझ बूझ है। अच्छा, बड़े बदनसीब लोग होते हैं कई कि वो साल साल उस्तादों के साथ भी रहते हैं, रिहर्सल्स भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, रहते वो बेसुरे हैं, क्योंकि असल में वो होते कान सुने हैं कि उनका कान ही गलत सुर सुन रहा होता है। उनका उस्ताद कहता है सा और वो कहते हैं माँ, वो कहते हैं नहीं सा, वो कहते हैं हाँ माँ। क्योंकि जिस तरह कलर ब्लाइंड होता है, उसी तरह इंसान सुर ब्लाइंड भी हो सकता है, और ये कान के अंदर। तो अगर वो सुनी गलत रहा है तो वो रिप्रोड्यूस भी उसको सही नहीं कर सकता। ये बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं एक अच्छे गायक में, और अल्लाह ताला जो है वो बड़े कम और खुशनसीब लोग हैं जिनको ये अता कर देता है। अब ये बच्चे की मैंने आवाज़ सुनी, 13 साल की उम्र है, और 13 साल में
लड़कों की आवाज़ को हम पुख्ता आवाज़ कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो हार्मोनल चेंजेस के अंदर से भी गुजर रहे होते हैं। और हम समझते हैं कि अभी तो ये चेंज होनी है, पता नहीं 1 साल बाद कैसी हुई है, लेकिन कई आवाज़ें होती हैं वो आपको पकड़ लेती हैं, और कंट्रोल जो है उनका वो भी आपको पकड़ लेता है। तो हमने बड़ी कोशिश की, और अली सलमान को हमने कहा, और उन्होंने भी कोशिश की, और बिलाखिर इस बच्चे को पाकिस्तान का एक शहर खारियाँ, उसके गवर्नमेंट हाई स्कूल में इसको हमने ट्रेस कर लिया। फिर उसके वालिद से हमारा रब्ता हुआ कुछ 2 हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ता पहले, और आज वो खारियाँ से लाहौर ट्रैवल करके वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मेरा ये क्लेम है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कोई माहिर नहीं हूँ, मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये क्लेम है कि इस उम्र में पाकिस्तान के अंदर इससे ज़्यादा सुरीला बच्चा नहीं होगा, और अगर है तो मैं चाहूँगा कि वो आए और हमारे क्लेम को गलत साबित करे। और फिर हमने इनको ठोक बजा कर देखा, इस बच्चे को, इसकी गायकी को भी हमने देखा। मसलन एक रात में मैंने उसका वो जो व्हाट्सएप है कम से कम को 15 या 20 बारी मैंने हेडफोन्स लगा के सुनता रहा, और मैंने कहा पकड़ूँ इसको कि कहीं पे बेसुरा हुआ हो, कहीं पे निकला हो। जैसे वो आदत होती है हमारी कि हम पहले तो ज़रा नुक्ते ढूंढते हैं किसी के अंदर, और फिर मैं कहना नहीं, इस बच्चे को अल्लाह ने पैदा ही ऐसा किया है कि ये अपनी आवाज़ का जादू जो है इंशाअल्लाह जगाएगा, और पूरी दुनिया में जगाएगा। और मुझे अल्लाह ताला ने ये एजाज़ दिया है कि मैं उसकी ज़िंदगी का पहला, आप इंटरव्यू कह लें या आप एक बैठक कह लें, कि मैं उसका शरीक होऊंगा। और मैं क्लेम नहीं करना चाहता, क्योंकि देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, लेकिन आपने शायद ही इतनी मेस्मराइजिंग वॉइस और इतना वॉइस कंट्रोल अपनी ज़िंदगी में देखा हो इस उम्र में। और सबसे बढ़कर ये कि हम नॉर्मल ऑफिस के कमरे में बैठें, नॉर्मल माइक्स हमने लगाए हुए हैं, ये कोई रिकॉर्ड स्टूडियो नहीं है, यहाँ सनाइज़र के माइक्स नहीं लगे हुए, यहाँ कोई क्या कहते हैं मेलोडाइम नहीं लगा हुआ कि कहीं पे वो क्रैक कर देगा सुर को और उसको कर देगा, ना कोई ऑर्केस्ट्रेशन है पूरी, सिर्फ एक कीबोर्ड पे मुबशिर हसन साहब बैठे हैं कॉर्ड्स देने के लिए उसको, तो हमारे साथ यहाँ पे। लेकिन आप जब सुनेंगे, और जब इंसान गाए, ऐसे लोगों का गाया हुआ गाना जो मलका तरन्नुम नूरजहाँ हो, या नसीम बेगम हो, या खान साहब मेहदी हसन खान साहब हों, तो बड़ा हौसला चाहिए कि इतनी बड़ी हस्तियों का गाई हुई कोई चीज़ इंसान गाए और फिर उसके अंदर अपना मलका जो है वो साबित करे। दानियाल शहबाज, वेलकम टू लाहौर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर। नहीं, थैंक यू आपका कि आप आए हैं लाहौर तक हमारे पास। इतनी तारीफ़ें, मैंने तो कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मुझे इतनी पजीराई, मुझे माशाल्लाह आप सब लोगों ने बहुत प्यार किया। सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ मेरा, तो तकरीबन 16 लाख से ज़ायद अफराद ने ये देखा और 50,000 से ज़्यादा लोग ने इससे शेयर किया। लेकिन वो सारी खुशी एक तरफ और आपका बुलाना और आपका ये तारीफ़ करना एक तरफ। नहीं, मैंने तो आपको कहा कि जब भी आपको लाहौर आना होगा, मेरी गाड़ी और ड्राइवर आपके लिए हाजिर है, वो आपको इंशाल्लाह लेके आएगा। और वो, लेकिन अब यहाँ सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हम किसी बड़े उस्ताद साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी आपकी गाइडेंस करें, क्योंकि अब आपको अगले स्टेप तक जाने के लिए यू नीड प्रोफेशनल गाइडेंस, कि नहीं? जी बिल्कुल चाहिए होगी ना। तो बड़े होके क्या बनना है, वैसे क्या करना है? वैसे सिंगिंग तो है, ये साथ साथ ये एक पैशन भी है, और वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, ये भी इंशाल्लाह आगे जाएगा। बड़ा अच्छा है, दोनों कंबाइन हो जाएंगे दोनों। अब मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट हाई स्कूल खारियाँ क्या डिंगा है? डिंगा डिंगा, ये डिंगा जगह का नाम है जी, खारियाँ और गुजरात के ये इनके दरमियान एक। तो पहले आप अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं आज अपना गाना सुनाने से पहले, कि नहीं देना चाहते? नहीं, मैसेज तो है, लेकिन ये मैसेज है कि जो भी काम आप करना चाहें उसमें आप मेहनत करें और वो काम इंशाल्लाह। लेकिन आज हमने आपका गाना चेंज कर दिया सिर्फ इसलिए कि जिस गाने पे आपको महारत थी और जो आपने प्रैक्टिस किया होता, हमने कहा ज़रा आपको हट के दूसरा गाना दे दें, और आपको हमने 15 मिनट दिए। तो आप तैयार हैं? जी
ये छोटे लोग नहीं है जिनके गाने आप गा रही हैं, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इनके बड़े बड़े रुतबे हैं इनके। जी जी बेशक। दानियाल शहबाज, योर कैमरा, योर पब्लिक, द माइक इज विद यू। थैंक यू। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनिए विच बाजार कुड़े, देने मेरे दाता दी, ए देने मेरे दाता दी, नाए में टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। ए शेर बहादुर गाजी ने, ए किसे को लोवे हर दे नहीं, ए ना दुश्मन को लोके डरना, ए मौत को लोवे डर दे नहीं, अपने देश दी इज्जत तो जान अपनी दे दे वार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे, तन पागने ओ ना मावा दे, जिना मावा दे तन पागने पैण परावा दे, जिना गोदियां वीर खिडाए ने, मान ने शाना वालियां दे, ए मान ने शाना वालियां दे, नहीं इस दी तैनू हार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। वाह, थैंक यू। आपको पता है कि कितना खूबसूरत आपने गाया माशाल्लाह ये। थैंक यू। और ये है कि ये तो हमने अभी आपका चेंज कर दिया था, हमने तो 5-10-15 मिनट पहले आपको ये गाना दिया, तो आपने इतनी जल्दी प्रिपेयर कर लिया इसको। बस ये गॉड गिफ्टेड है। दानियाल के जो नाना थे वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया, बहुत बड़ा नाम, और हमारे बहुत बड़े गायक थे उस्ताद शौकत अली साहब, और ये उनके नवासे हैं। और मैंने इनके वालिद से बात की, वो अच्छे खासे बेसुरे आदमी हैं। तो ये जो है ना डायरेक्ट अल्लाह ताला ने इनको दे दी यहाँ पे। इसका मतलब है कि जिसको अल्लाह चूज़ करता है उसको दे देता है। बट अब आपको वो गाना सुनवाऊँगा जिसकी वजह से दानियाल यहाँ तक हमारे दरमियान पहुँचे। हमें सुनाएंगे जी वो? जी बिल्कुल। ऐ राहे हक के शहीदो, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख
की फ़ज़ाएं सलाम कहते हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहते हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। सुभान अल्लाह। आपको मैं बताऊं, एक मैं आपसे वादा कर रहा हूँ और ऑन एयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये अभी आपकी वीडियो काट कर जब एडिट होती है ना, उसके बाद ये मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को खुद भेजूँगा, मैं DG ISPR को भेजूँगा, और ISPR में हर वो लोग जो मिली नगमों को देखते हैं और उनको वो ओवरलुक करते हैं, उनको मैं भेजूँगा, और वो बड़े समझदार लोग हैं, उनको पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मोदी के पर्सनल स्टाफ को भेजूंगा ताकि उस बेशरम को समझ आए कि वो पाकिस्तान से क्यों नहीं टक्कर ले सकता, और उसको पता चले कि उसको भी खौफ आए रात को जब वो सुने ना कि ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, तो वो भी सोता हुआ उठ जाए एकदम से रात को। बट आपको जैसे मैंने सजेस्ट किया था ऑफ द कैमरा, मैं आपको ऑन द कैमरा कह रहा हूँ। अब आपका इंशाल्लाह हम वीडियो भी बनाते हैं और गाने भी करते हैं, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी जी बिल्कुल है। पढ़ाई के बगैर तो आगे कोई फ्यूचर नहीं है ना आपको। मेरा दावा है कि इस एज में पाकिस्तान का सबसे सुरीला बच्चा ही है। इफ़ यू थिंक कि आपकी आवाज़ इससे बेहतर है तो प्लीज़ रीच आउट, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू वायरल इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। जिस तरह सेलिब्रेट कर रही है PDM, वो मुझे समझ नहीं आ रही। इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इमरान खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं। कुरान पाक इन्होंने अपना जो हिफ्ज किया हुआ था, इनको 4 सपारे भूल गए हुए थे, दोबारा मेमोराइज किया। हमारे सियासतदान ये कहते हैं कि जी पोल्ट्री फीड जो है ना वो मुजरे से आता है, आप चिकन खाना ही छोड़ दें। जब हमारे यहाँ टमाटर महंगे होने शुरू हो जाते हैं तो हमारे सियासतदान हमें मशवरा देते हैं कि टमाटर की जगह दही डाल लो, कि ना दुखती रंगों पे हाथ मत रखा करें। एक चीज अगर मुजरे सेहत है तो फिर इनको चाहिए कि वो ये बंद करें। अरे भाई, अगर आपके पास फालतू चीनी थी तो चीनी के निरख क्यों बढ़े? यू नीड टू हैव ए जुगाड़ सिस्टम। इसके एडवोकेट हैं इसहाक डार साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा रॉ और मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज तो लगता है सारा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दिन है, हालांकि बाहर बहुत ठंड है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही किए जा रहे हैं। अभी कुछ देर तक जब ये हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसके कुछ देर बाद जो है वो इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने में आ रही है। तो मेरा ख्याल सबसे पहले हम इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्कस कर लें कि आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाजवा साहब के अलावा वो कोई और बड़ा इंकशाफ करने वाले हैं या आज फिर सिर्फ बाजवा साहब पे ही तबर्रा होगा? देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले हुई है, वो मियां दाऊद साहब हमारे दोस्त हैं और पहले वो जर्नलिस्ट थे कुछ साल पहले तक। तो वो अब जो है वो मतलब के थोड़ा सा ही तो थिन लाइन होती है। वो अपने डिग्री उनके पास वकालत की थी, तो वो कुछ सालों से वकालत की तरफ वापस लौट गए हुए हैं और माशाल्लाह वहां पे वो नाम बना रहे हैं। और उन्होंने वो जो लड़का है नवीद, जिसके ऊपर इल्जाम था कि उसने इमरान खान साहब पे फायरिंग की है, उसका वकील बनना कबूल कर लिया हुआ है। कल उनकी जज से भी तलख कलामी हुई है और फिर उन्होंने उसके हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। PTI बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव होने का सबूत दे रही है वैसे इस इशू पे,
फवाद चौधरी साहब ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मियां दाऊद जो है वो टीएलपी का कारकुन है। अच्छा, आज पीटीआई के सोशल मीडिया टीम ने कहा कि जी वो जो है वो टीएलपी का नहीं बल्कि वो पीएमएलएन का कारकुन है। हालांकि मियां को हम जानते हैं दाऊद को, वो तो मतलब किसी जमाने में वो पीटीआई का हामी रहा है, पीएमएलएन का तो वो कभी भी हामी नहीं रहा ना। तो मेरा मतलब है किसी जमाने में वो पीटीआई का हामी रहा है। तो उन्होंने बहुत जो है बुनियादी फैक्ट्स जो हैं वो चैलेंज कर दिए हैं और बुनियादी फैक्ट्स उन्होंने ये कहा है कि जनाब इन्होंने 4 दफा जो है वो बदली है, जेआईटी बदली है और फैक्ट्स को जाया किया है। और गोली जो है जो गोंदल को लगी है, गोली जो है वो इनके चौकीदार ने चलाई थी। इन्होंने अपने चौकीदार को बचाने के लिए इमरान खान साहब ने सारे हकायक मसख किए हैं। इस तरह की बातें उन्होंने नहीं सर, एक चीज़ अगर हम यहाँ पे मैं ऐड करती चलूँ कि ठीक है गोंदल को जो है ना वो उस नवीद की गोली नहीं लगी होगी या इमरान खान साहब जो है उन्होंने फैक्ट ज़ाया भी की है या बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं अपने गार्ड्स को, वो सारे फैक्ट्स एक साइड पे। लेकिन ये बात तो तय है कि नवीद ने जो है वो वहाँ पे फायरिंग तो की थी, वो इस इंटेंशन से तो आया था कि वहाँ पे जो है ना वो इस तरह की सूरत हाल क्रिएट हो। तो आपको लगता है कि इज़ इट फेयर कि इस तरह के एक शख्स की जो है वो उठ के वकालत शुरू कर दी जाए और फिर उसको मासूम भी साबित करने की कोशिश की जाए? देखिए, ये बात जो है ना ये बेसिक नॉर्म्स के खिलाफ है जो आपने की है। अभी हर जितने से जितना मर्जी हीनियस क्राइम का मुजरम हो ना, ये अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर भी है और हमारा दीन भी, जब हम इसके मामले में आगे जाके इन्वेस्टिगेट करें तो वो ये जाता है कि मुल्ज़म को अपना डिफेंस करने का हक दिया जाए, ठीक है? और ये उसका राइट है कि उसको वकील उसकी मर्जी का दिया जाए। नवीद का राइट है, अगर वो मुजरम साबित भी हो जाए तो ये इसका फंडामेंटल राइट है। अगर आप मेरी बात पिछले वाली मुकम्मल हो लेने देते तो आपको ये कहने की जरूरत पेश ना आती। चले आप अपनी बात, जी बिल्कुल, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। नहीं, देखिए ये मियां दाऊद साहब का कहना है, जो कि वकील हैं, अपना क्या नाम है इसका, नवीद के ना, मुल्ज़म वकील के, और जाहिर है वो एक साइड का वर्जन बयान कर रहे हैं और ये, लेकिन अगर और उसको पूरी हकीकत के तौर पर तस्लीम नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा आगे जाके देखें तो जिस तरह उसके ऊपर पीडीएम ने छलांगे लगाई हैं मियां दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर और पीटीवी ने लाइव कट किया है और उसके बाद फिर अल्लाह आपका भला करे, मेरा मतलब है कि ख्वाजा अपना राना सनाउल्लाह साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तशरीफ ले आए। मेरा मतलब है, और राना साहब अकेले नहीं थे, उनके साथ पीडीएम की और 2 जमातों के लोग भी थे, जेयूआई के एक साहब थे, एक और साहब थे, ठीक है ना। तो मेरा मतलब है जिस तरह सेलिब्रेट कर रही है पीडीएम, वो मुझे समझ नहीं आ रही। जी तो रजी साहब, मुझे आपकी बात से तो ये मतलब समझ में आ रहा है कि जिस तरह से पीडीएम जो है वो मियां दाऊद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे खुशियां मना रही है और राना सनाउल्लाह साहब ने उसके ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो इस वजह से अब मजबूरन इमरान खान साहब को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और इस पर आके अपना मौक़िफ़ देना पड़ रहा है। मेरा भी यही ख्याल था जो आपने कहा है और मैंने इस ख्याल का इजहार सोशल मीडिया पे कर दिया था, लेकिन पीटीआई के लोगों ने नीचे आके लिखा कि कल ही इसका ऐलान हो चुका था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो इसका कोई ताल्लुक मियां दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं है। तो अब जब इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इमरान खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं। और मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी एक तकरीर ही होती है। वो पहले तकल्लुफ कर लिया करते थे कि अपने सामने कोई 2-4 जर्नलिस्ट बिठा लेते थे, अब वो ये भी नहीं करते, वो उनका एक किस्म का खिताब ही होता है कौन से। तो सर ये मियां दाऊद साहब ने तो जो जेआईटी की रिपोर्ट पे कहना था और सारी सूरत हाल पे कहना था वो तो सब एक तरफ, लेकिन सोशल मीडिया पे जो रगड़ा इस वक्त लगाया जा रहा है या जो एक तूफान आया हुआ है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया इज प्रीडोमिनेटली डोमिनेटेड बाय पीटीआई और पीटीआई ने अपना रिएक्शन दिया है इनिशियली और उसमें उन्होंने मियां दाऊद साहब को साबित किया है कि वो टीएलपी से मुतल्लिक हैं या पहले
और अब कहा कि वो उससे मुतल्लिक है, तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करेंगी और उनको ह्यूमिलिएट करके कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पे भाग जाए। ठीक है, अब देखते हैं मियां दाऊद साहब जो हैं वो भागते हैं कि नहीं। लेकिन फिलहाल मियां दाऊद के भागने का इम्कान इसलिए भी कम है कि वो किसी बड़े वो क्या कहते हैं इनका जो हाउस है, किसी बड़े चेंबर से वाबस्ता नहीं है। वो सेल्फ मेड आदमी है, उन्होंने अपना आप खुद बनाया है, तो इसलिए ज्यादा इम्कानात यही हैं कि वो इसको अपने एक कैरियर के माइलस्टोन के तौर पे इस्तेमाल करें, जो कि वो कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो उन्होंने बड़ा अच्छा जो है अपने आप को वो कैश करवा रहे हैं इस हिसाब से कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी पे भी दिखाई गई, सारे मेन स्ट्रीम चैनल्स पे दिखाई गई। इससे पहले भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो जियो पे और बाकी सब बड़े बड़े चैनल्स पे उनके नाम के टिकर्स काफ़ी देर तक फ्लैश होते रहे। तो देखते हैं मियां दाऊद साहब के लिए ये केस जो है वो कैसा उनके कैरियर के लिए साबित होता है। लेकिन अभी जो नेक्स्ट खबर है वो आसिम मुनीर साहब के हवाले से, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं अपने दौरे पे, जो उनका शेड्यूल था। तो इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये किस तरह जो है वो आने वाले दिनों में क्या अच्छी खबरें आ सकती हैं? देखिए, आसिम मुनीर साहब की सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के हवाले से एक हिस्ट्री है। वो सऊदी अरब में डिफेंस अटैची के तौर पे भी रही, और मेरा ख्याल है कि वहां पे जो हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए फोर्स है जो पाकिस्तान ने क्रिएट की हुई है, उसके सरबराह के तौर पे भी वहां पे रहे। अच्छा, फिर जब ये वहां पे थे तो ये पाकिस्तान छुट्टियां जब होती थी तो ये पाकिस्तान वापस नहीं आते थे। ये वहां पे कुरान पाक इन्होंने अपना जो हिफज किया हुआ था, इनको 4 सपारे भूल गए हुए थे, ये उन्होंने दोबारा वहां पे अपना वो दोहराया और मुकम्मल किया, दोबारा मेमोराइज किया। अच्छा, वो जानते हैं, उनको अरबी लैंग्वेज भी आती है। वो रात 4:45 बजे सऊदी वक्त के मुताबिक वहां पे पहुंचे, फ्लाइट उनकी पहुंची है। तो MBS के जो भाई हैं खालिद बिन सलमान, जो कि वज़ीर दिफा में हैं, वो उनका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पे आए हुए थे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस्तकबाल है। नॉर्मली यहाँ पे उनके जो छोटे जो शहर के गवर्नर या मेयर टाइप के लोग होते हैं वो भेज देते हैं। वो इस लेवल के, मतलब खालिद की हैसियत 2 तरफा है ना, खालिद बिन सलमान की। एक तो वो डिफेंस मिनिस्टर है नंबर 1, और दूसरा वो रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, और MBS के छोटे भाई हैं, और शाह के छोटे साहबजादे हैं, छोटे शहजादे हैं। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये इस्तकबाल जो है ये काफी सिग्निफिकेंट है, और बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट भी आपको इस दौरे से, जो कि मुझे तो जाती तौर पे एक्सपेक्टेड ही है, वो सुनने को मिल सकती है। आगाज बहुत अच्छा है। 3:45 बजे नॉर्मली आना भी बड़ा मसला होता है एयरपोर्ट के ऊपर, ये तो खास शरारतों के का वक्त होता है। तो बस मुझे ये वाले दोनों सिंबल जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं। सही, तो ये आने वाले सऊदी अरब की तरफ जो है वो हम हमेशा अपनी मीशत के हवाले से जो है ना सऊदी अरब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इट मीन्स कि ये दौरा अगर जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी कुछ बेहतरी आएगी। देखिए, जब इमरान खान साहब गए थे तो उन्होंने सऊदीया ने पाकिस्तान को कुछ रायतें दी थी। उन्होंने $1.25 अरब का तेल दिया था हमें उधार, और एक $3 अरब अपने खजाने में रखने को दिए थे, जो अभी भी पड़े हुए हैं। अब ये तवक्को ये की जा रही है, और पाकिस्तान की वजारत खजाना से जो कम्युनिकेशन हुई है सऊदी वजारत खजाना के साथ, उसके मुताबिक इतना ही पैकेज जो है वो जो है सऊदी गवर्नमेंट अनाउंस करने जा रही है। लेकिन एक बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, इस दफा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा और ये कहेगा कि मेरे पाकिस्तानी मुबारक हो, आपको इस तरह नहीं किसी ने कहना। लेकिन उस वक्त हमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान को 5 अरब 40 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है सऊदी अरब से, और जब उसकी कैलकुलेशन हमने की तो वो यूं था कि $3 अरब तो उन्होंने रखने के लिए दिए थे, जिसके ऊपर वो बड़ा नॉमिनल किस्म का इंटरेस्ट रेट लेंगे, मतलब 2% के करीब लेंगे, और बाकी $1.25 अरब की उन्होंने हमें फैसिलिटी दी थी कि आप एट ए टाइम वो उतने का तेल मंगवा सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर तेल सऊदी अरब से चलने से लेके पाकिस्तान पहुंचने, प्रोसेस होने के बाद पेट्रोल पंप से आपकी गाड़ी में जाने तक,
ये 180 दिन का अमल है। सर हम तो इससे पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि इकॉनमी जो है वो अल्लाह करेगा कि कुछ दिनों तक बेहतर हो जाएगी, और आप हमेशा बड़े पुरुउम्मीद किस्म की जो है वो बातें करते हैं, लेकिन इसहाक डार साहब को लेके जो है उनकी अपनी पार्टी के मिफ्ता इस्माइल साहब को ज़्यादा पुरुउम्मीद नहीं है, और आजकल उनकी वो जो अंदर की लड़ाइयाँ हैं ना कुछ ज़्यादा ही खिल खिल के बाहर आ रही हैं। तो आप और जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि इसहाक डार साहब जो कि वज़ीर ख़जाना तो हैं ही और वो नवाज शरीफ साहब के समधी भी हैं, और उनके बारे में इस तरह की बात करना मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो बग़ैर सोचे समझे किए जा रहे हैं, या उनके पीछे कोई बहुत सॉलिड रीज़न है और वो बड़ा सोच समझ के ये सारा कुछ प्ले कर रहे हैं? अच्छा देखिए, इसहाक डार साहब जो है ना, उनके और मिफ्ता के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क है। इसहाक डार साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान के मेंबर भी हैं, जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब पीएचडी हैं, वो एकेडेमिया की तरफ ज्यादा है, पढ़ के आए हुए हैं, अमेरिका से पढ़ के आए हुए हैं वो, और उनका मास्टर पीएचडी वहां का है। इसहाक डार साहब जो है वो यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज से सिंपल एमए, जिसको हम पुराने जमाने में कहते थे, अब बीएस कहते हैं, वो करके गए थे सऊदी अरब में। उन्होंने रॉयल ब्रिटिश चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर वो जो थी वो अपनी डिग्री की, और वहां से भी उन्होंने मास्टर किया। तो मेरा मतलब है कि दोनों की तालीम का ही बुनियादी फर्क है। मिफ्ता साहब जो हैं वो एकेडेमिया के ऊपर और बाय बुक चलने के आदमी, ठीक है, और डार साहब जो है वो काम निकालने के आदमी, मतलब काम निकलना चाहिए, भले जुगाड़ से निकले या भले मेरा मतलब है कि सीधे तरीके से हो। आपने ये डिफरेंस समझना है। मिफ्ता साहब कहते हैं नहीं, हमें बाय द बुक चलना है, जो लॉ है उसकी वायलेशन नहीं करनी, ठीक है, और काम अगर किसी जगह पे रुकता है तो उसका लॉजिकल हल तलाश करना, ताकि वो हल आइंदा आने वाली तमाम नस्लों के लिए काम भी आए, ठीक है, वक्त पर आए। तो सर इस फर्क को अगर सामने रखते हैं तो आपकी राय में कौन ज्यादा बेहतर है? नहीं देखिए, बात ये मैं देखिए, अगर आप असूली तौर पे पूछें तो भाई वही बंदा बेहतर है जो बाय द बुक चलता है और कानून के मुताबिक काम करता है और सिस्टम बनाता है, ठीक है, ये बात अपनी जगह के ऊपर, ये इसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन आपके मुल्क के अंदर इस वक्त पोल्ट्री फीड वाले जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि जनाब जो आपने एक 6300 की बोरी के अंदर जो 280 रुपए की डलती है सोयाबीन मील, चूंकि आपने उसकी कीमत डबल कर दी है, तो लिहाजा हम चिकन के 300 रुपए की बजाय 600 रुपए किलो आपसे लेंगे। यानी देखिए 280 रुपए वाली चीज जो है, ये जो आपने बात कर दी है ना, ये आपने मेरी ऐसी दुखती रग पे हाथ रखा है कि अब अगर मैं करना चाहूँ ना तो मैं पूरा इस पे आपके साथ एक और वीलॉग करना शुरू कर दूंगी। लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी बात अगर यहाँ पे ऐड कर दूँ कि पोल्ट्री फीड वाले ये कहते हैं, जिसके बाद हमारे सियासतदान ये कहते हैं कि जी पोल्ट्री फीड जो है ना वो मुजरे से आता है, आप चिकन खाना ही छोड़ दें। ठीक है, जब हमारे यहाँ टमाटर महंगे होने शुरू हो जाते हैं तो हमारे सियासतदान हमें मशवरा देते हैं कि टमाटर की जगह दही डाल लो या वो रेसिपीज ढूंढना शुरू कर दो जिसके अंदर टमाटर ही नहीं डलते। आटा महंगा शुरू हो जाता है तो ये मशवरे आने शुरू हो जाते हैं, जी आटे का अल्टरनेटिव ढूंढ लो, कुछ और खाना शुरू कर दो। चीनी महंगी हो जाती है तो ये हमें कहते हैं जी चीनी की जगह शक्कर इस्तेमाल कर लो। चाय महंगी होती है तो ये हमें कहते हैं कि 2 कप की जगह 1 कप पीना शुरू कर दो। मतलब सब कुछ हमने ही करना है और इन्होंने हमें सिर्फ ऐसे मशवरे देने हैं, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये सारे मशवरे हमें आ सकते हैं, जब हमारे सर पे पड़ेगी हम खुद ही कर लेंगे। अगर ये चीज़ों को ठीक नहीं करते तो आवाम की ना दुखती रंगों पर हाथ मत रखा करें। एक चीज़ अगर मुजरे सेहत है तो फिर इनको चाहिए कि वो ये बंद करें, फिर पोल्ट्री बंद ही कर देना अगर फीड जो है वो मुजरे से आता है, फिर चिकन बैन कर दें पाकिस्तान के अंदर। कह रहा हूं कि अगर वो मुजरे सेहत है, एक बात के लिए हम उनकी बात मान लेते हैं, तो वो पूरी बोरी में कितने का डलता है? वो 6300 की बोरी के अंदर 280 रुपए का डलता है। उसकी प्राइस डबल नहीं हुई, उसकी प्राइस डबल नहीं हुई, उसकी प्राइस जो है वो 260 रुपए से 280 रुपए हुई है। ठीक है, 20 रुपए बढ़ी है। और आपने मुर्गी का गोश्त जो है वो उसकी कीमत बढ़ा के 320 रुपए थी, उससे बढ़ा के आपने 600 रुपए आज लाहौर में बिक रही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों है? अब मैंने एक मिसाल दी, इसीलिए आपकी दुखती रग पे हाथ रखा कि आपको समझ आ जाए ये क्यों है। क्योंकि मैं ग्रोसरी करके आई हूं आज। हाँ, ये बहुत बड़ा माफिया है
अब इस माफिए को आप हाथ डालेंगे तो वो 100 जगहों से, रिश्तेदारों से, उससे आगे आएगा। इस माफिए से आप बाय द बुक नहीं निपट सकते। ठीक है सर, ये इन माफियाज को भी तो हमारे सियासतदानों ने मजबूत किया हुआ है। मैं आपको अर्ज करता हूँ, सियासतदान भी उसका हिस्सा है उस माफिया के अंदर। मैं आपको अर्ज करता हूँ 80 रुपए अच्छी भली चीनी बिक रही थी और शुगर मिलों ने मौजूदा हुकूमत से ये इजाजत ली कि जनाब हम 5 लाख चीनी बाहर भेज लें जो कि हमारे पास फालतू पड़ी हुई है। जैसे इजाजत हुई चीनी की कीमत बढ़ के 100 रुपए किलो हो गई। ठीक है, अरे भाई अगर आपके पास फालतू चीनी थी तो चीनी के निर्ख क्यों बढ़े? ऐसा ही है, क्योंकि चीनी वाला माफिया है और माफिया से निपटने के लिए आपको फिर कानून के बाहर जाना पड़ता है। जिस तरह न्यूयॉर्क सिटी का जो मेयर था, उस न्यूयॉर्क सिटी को माफिया का घर कहा जाता था, तो वो जब मेयर बना था तो उसने कहा कि माफिया को मैं नहीं रहने दूंगा, कम वट में। तो फिर उसने माफिया से साफ कर दिया था। 9/11 से पहले की बात है। तो इसी तरह ही माफिया से सफाई के लिए जो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप बन गए हैं और उन ग्रुप ने बहुत ज्यादा पावर अटेन कर ली है। अब आप देखिए पिछले 1 माह के अंदर पाकिस्तान में आटा माफिया ने 2 अरब रुपए से ज्यादा चार्ज किए हैं हमारे आटा के कंज्यूमर को। गंदम उन्होंने पिछली कीमत पे खरीदी हुई थी, उन्होंने गंदम की कीमत महंगी करके आटे की तो 2 अरब रुपया कम से कम ज्यादा चार्ज किए हैं। मेरा ख्याल है ओवर चार्जिंग उन्होंने इससे ज्यादा की है। इन माफिया से निपटने के लिए यू नीड टू हैव ए जुगाड़ सिस्टम, जिसके एडवोकेट हैं इसहाक डार साहब। जी नाज़रीन, मेरे पास खबरें तो और भी बहुत थी, लेकिन ये इसहाक डार साहब पे ही आके मेरी और रज़ीज़ साहब की गुफ्तगू इतनी लंबी होगी कि वीलॉग का दौरानिया रूटीन से भी ज़्यादा बढ़ गया। तो आज के वीलॉग का यही इख्तिताम करेंगे। रिजवान रज़ी साहब की राय आपने सुन ली कि पाकिस्तान को पहले जुगाड़ सिस्टम के ज़रिए हमें ठीक करना पड़ेगा और उसके बाद ही कोई ऐसे हालात आ सकते हैं कि हम बाय द बुक चल सकें, जो बहरहाल बात एक हद तक ठीक भी है। लेकिन आप लोगों को रिजवान रज़ी साहब का तज्ज़िया आने वाली वीडियोज़ में सुनवाते रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। लोगों का दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? इसलिए कि खान का जो मकसद है वो मुल्क में एनार्की कराना है। दवाई खाता है वो अपनी और फिर कुछ का कुछ बोलना शुरू हो जाता है। उसने क्या किया कि अपने एक भौंकने वाले को लंदन में कहा कि तू भौंकना शुरू कर दे। मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो इमरान खान की तारीफें शुरू कर देंगे। बताए ना मिफ्ता इस्माइल, इस बात का जवाब देना मेरे सामने आके, जरा बताए ना कि बुशरा बीबी के जहन में बेवफाई क्या थी, क्यों वो जुल्फी बुखारी कह रही थी कि तुम बेवफा हो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महफिश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब पर वज़ीराबाद में हमला हुआ और आज तक नहीं पता चल सका कि हमला आखिर करवाया किसने। पहले राना सनाउल्लाह साहब का नाम आ रहा था, दीगर लोगों के नाम आ रहे थे। कल खान साहब ने नाम लिया जनरल बाजवा साहब का कि उन्होंने मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की ताकि बाद में वो एमरजेंसी लगवा सकें। और आज उन्होंने कहा कि 4 आदमी थे और मुझे उनके नाम भी पता हैं और ये सब चीज़ें मुझे एजेंसीज बता रही हैं। बशीर साहब, खान साहब ये सब करके क्या हासिल करना चाहते हैं और वाकई में अगर उन पर किसी ने हमला करवाया है तो वो उनके नाम फिर लेते क्यों नहीं और उनके खिलाफ पर्चा क्यों दर्ज करवाते हैं? ये तो आप मुझे बताएंगे, आप खान साहब की सपोर्टर हैं। आप नहीं है वहाँ पे? सर मैं सपोर्टर नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ। आपको पता है मैं किसी के न्यूट्रल आप नहीं है बिल्कुल, खुदा के लिए। मैं खान साहब के अगेंस्ट नहीं हूँ, आप उनकी सपोर्टर हैं। और मैं जब था तो मैं खुलकर मानता था यार, इसमें ऐसी कौन सी बात है। आज आप मान लें पहले, फिर आगे चलेंगे। सर देखें, जो उनकी चीज़ें गलत हैं मैं उनको गलत कहती हूँ, जो उनकी चीज़ें ठीक, लेकिन मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं उनके अगेंस्ट, ऑब्वियसली हर इंसान में कुछ खराबियां भी होती हैं, जो चीज़ें गलत हैं वो गलत है। चलें, शुक्र आपने ये तो मान लिया कि उनमें कुछ खराबियां हैं, इतना तो आपने मान लिया। होती हैं, कोई भी इंसान फरिश्ता नहीं है। अभी देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जो ये सारी बात कर रहे हैं कि हवा में पहले राना सनाउल्लाह का नाम लगा दिया, फिर शहबाज शरीफ का लगा दिया, फिर जनरल फैसल नसीर का लगा दिया, फिर जनरल बाजवा का लगा दिया। आप कह रहे हैं 4 लोग हैं और मुझे एजेंसियां बता रही हैं। तो भाई फिर बताओ, फिर जाके उसे पर्चा कराओ या कोर्ट में जाओ, एविडेंस लेके जाओ। लोगों का दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो? इसलिए कि खान का जो मकसद है वो मुल्क में एनार्की कराना है, सिविल वॉर कराना है, मुल्क में लड़ाई झगड़ा कराना है और किसी न किसी तरह हुकूमत में आना है। वो
अब इस मेंटली इस मकाम पे पहुंच गया है कि अगर बनी गाला को सिर्फ आप कहते हैं ये पाकिस्तान है और वज़ीर आज़म वो है इमरान, तो इमरान उसके लिए तैयार है मेंटली। यानी वो किसी सूरत जो है ना उसको ये समझ नहीं आ रही कि मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ, और वो आएँ बाएँ शाएँ ये वो दवाई खाता है वो अपनी, और फिर कुछ का कुछ बोलना शुरू हो जाता है। फिर आप देखें उसकी बड़ी एक कैंपेन किस तरह की ऑर्गेनाइज्ड है कि जब बुशरा बेगम की और जुल्फ़ी बुखारी की 2 ऑडियो लीक्स हुई और सबको पता चल गया कि वो बेवफाई कौन कर रहा था और किससे बेवफाई कर रहा था, वो भी पता चल गया। तो खान ने ये नहीं कहा कि वो ऑडियोज़ गलत हैं या वो कोई एडिटेड हैं ये वो, उसने क्या किया कि अपने एक भौंकने वाले को लंदन में कहा कि तू भौंकना शुरू कर दे, और उस बंदे ने भौंकते भौंकते एक वीलॉग भी कर दिया, ट्वीट्स भी कर दी, एक्ट्रेसेस के नाम लिख दिए, कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। सडनली क्या हुआ, उन 4 एक्ट्रेसों की वजह से, उन बेचारियों के नाम आने से, बेगुनाह है वो सारी उस मामले में मैं समझता हूँ, और आपने वो बुशरा बेगम और उसकी बेवफाई की जो कहानी थी उसके ऊपर मट्टी डाल दी। तो खान जब हर रोज़ एक नई स्टोरी देता है ना आपको, तो वो देता है कि जनाब उसने पिछली स्टोरी को ख़त्म किस तरह से करना। आप आज की देख लें, क्या अनाउंस किया था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। कौन सी प्रेस थी और कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? वीडियो लिंक से कौम से खिताब कर रहा था, ठीक है ना, पीछे पाकिस्तान का झंडा लगा के और तहरीक इंसाफ का झंडा लगा के, जैसे अभी भी वो वज़ीर आज़म है, जो कि नहीं है, झूठ बोल रहा था, अचकन पहनी हुई थी, वही अपना वो देने के लिए, इंप्रेशन देने के लिए कि मैं हकीकी वज़ीर आज़म हूँ और ये और वो है। और कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? इसका मतलब है हर बात में उसकी झूठ है, हर बात में उसके मुखालता है, और हर बात में उसकी जो है ना खुद नुमाई है। एक नार्सिसिस्ट आदमी है जो अपनी खुद नुमाई में खुद फंसा हुआ है, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है अपने आप से, इश्क में, अपनी मोहब्बत में। सर आज खान साहब ने कॉल भी की, उन्होंने कहा कि अगर गलती का एहसास हो गया था तो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था कि वो इलेक्शंस करवाते। तो सर इलेक्शंस तो इलेक्शन कमीशन करवाता है, तो फिर खान साहब दूसरे इदारों से क्यों कह रहे हैं? बात यह है ना कि अगेन ये खान से पूछे ना कि जब वो इदारों को उनके एम्बेड में ही नहीं रहने देता। आप देखें ना, आपको भी, हालांकि आप उसकी सपोर्टर हैं, आपको भी नहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुलाया और आपको भी नहीं सवाल करने दिया, ठीक है ना। कम वीडियो लिंक दूर बैठी हुई हूं, आपको वीडियो लिंक से ले लेता, खुद भी तो वीडियो लिंक पे ही है ना, ऐसी कोई बात नहीं। देखें ना, बात यह है कि आप जो है, आप एक बात समझने की कोशिश करें कि इमरान खान के पास स्वाय झूठ बोलने के, स्वाय नई कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने के, स्वाय इदारों को आपस में लड़ाने के लिए, स्वाय मुल्क में अफरा तफरी क्रिएट करने के लिए, स्वाय एनार्की की सिचुएशन क्रिएट करने के, उसमें है ही कुछ नहीं। अब इदारे को इदारे से लड़ाना चाह रहा है। डज दैट मेक सेंस? नो। सर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि अगर कोई ये समझता है कि हम जल्दी इलेक्शन की मुखालफत कर रहे हैं तो वक्त पर इलेक्शन ना होने की मुखालफत करते रहेंगे, तो ये गलत है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी के जहन में ये बात है कि वो इलेक्शन होने से रोक सकता है तो ये उसकी गलत फहमी है। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि इमरान खान बोलना बंद कर दे। जब इलेक्शन होने हैं अपने वक्त पे होने हैं, ना उससे पहले होने हैं ना उसके बाद होनी है। तो बिलावल भुट्टो इससे ज़्यादा दो टोक तो कह नहीं सकते अब कि जनाब ये आदमी अपनी मर्जी चाहता है, इसकी मर्जी से तो नहीं होने इलेक्शन। वो चाहे जल्दी कराना चाह रहा है चाहे देर से कराना चाह रहा है, आइदर वे उसकी मर्जी से नहीं होने। सो इसका मतलब बड़ा क्लियर है, और इसका मतलब यह है कि यानी दे आर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, दैट इज़ द PDM गवर्नमेंट, एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग, और वो उनका एक प्लान अब बन गया है एंड दे आर मूविंग अकॉर्डिंग टू दैट। सर मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने तो तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं इसहाक डार साहब के खिलाफ, और ये बड़ा वायरल हुआ हुआ है सोशल मीडिया। मेरी चुड़ैल ने बड़ी खबर दी है उनके ऊपर मुझे। तो क्या अब चुड़ैल की मुखबरिया मैं क्या कहूँ साहब, मैं बता दूँ आपको, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, लेकिन मेरी चुड़ैल ने मुझे ये कहा कि मेरे से शर्त लगाओ कि मैं सही हूँ कि नहीं। वो कहती है थोड़े दिन में आप देखेंगे कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो इमरान खान की तारीफ़ें शुरू कर देंगे, उसके बाद बाकायदा इमरान खान को ज्वाइन कर लेंगे और इमरान खान की तरफ से उनको सेनेट का टिकट दिया जाएगा और वहाँ से वो PTI को आएंगे रिप्रेजेंट करने फाइनेंस डिपार्टमेंट में उनके। यानी ये लंबा चौड़ा प्लान हो रहा है। ये खाली काम जो है ना, ये
आपस की जाती अनाद और दुश्मनी सिर्फ नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बात तो सही की है ना, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब चाहते ही नहीं है कि कोई और वजीर बने, तो ये देखा जाए तो ये सच ही है। वो इतना टाइम, इमरान खान भी नहीं चाहता कि कोई और वजीर आजम हो, तो ये बात भी सच है, ठीक है ना। मैं भी नहीं चाहता कि यहाँ पे मेरी जगह कोई और एंकर हो, ये भी सच है यार। अपना क्या माविश, ये तो नहीं, देखे ना, आप मेरी बेटी हैं इसलिए आप ऐसी बात कर रही हैं, तो बेटियों का जो होता है ना वो तो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है ना अपने बड़ों के साथ। लेकिन मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये काफ़ी नहीं है बात। आप अपनी पार्टी में करते हैं ये बात, जब वो बाहर कर रहे हैं इसका मतलब है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने क्रॉस ओवर करना है। और अब मिफ्ता इस्माइल खान को मेरी इत्तला के मुताबिक सेनेट का टिकट ऑफर होगा अगले इलेक्शन में। वो ये कहते हैं उनको ये बात बुरी लगी है, उनको ये नहीं बुरा लगा कि उनसे वजारत ली, उनको ये बुरा लगा कि जिस तरीके से उनको निकाला गया वो बड़ा आधा सच है और आधा झूठ है ना, आधा पूरा सच नहीं है ना इसमें माविश, पूरा सच बताए ना। अच्छा किसको और देते, चले मुझे ये बताएं। अब आपको एक और अच्छी खबर दे दूं मैं, डिसरिस्पेक्टफुल अंदाज आप और रिस्पेक्टफुल क्या होता है यार, आप आए क्यों थे, आपकी वैल्यू क्या थी, आप तो इलेक्टेड भी नहीं थे, आप तो इलेक्टेड मेंबर नहीं थे और आपको उन्होंने प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, तो 2 दफा बनाया है, तो और आपको दूसरों के साथ बेइज्जती करके आपको नहीं बनाया था। और आपने क्या किया था, मिफ्ता इस्माइल को सवाल करे कि आपने इंपोर्ट ड्यूटियां सारों की बढ़ा दी, सिर्फ जो प्रोडक्ट्स आपकी कैंडीलैंड जो आपकी टॉफियों के अंदर पड़ता था उसकी आपने इंपोर्ट ड्यूटियां घटा दी। उस वक्त मिफ्ता इस्माइल का ज़मीर नहीं जागा था, उस वक्त वो क्या अपना, उस वक्त नहीं उनको ये सारी बातें समझ आ रही थी, इज्जत बेइज्जती की। उस वक्त उन्होंने दूसरे कारोबारों लोगों का नुकसान नहीं किया और अपना फायदा करने के लिए नहीं उन्होंने अपनी ड्यूटी कम की। बताए ना मिफ्ता इस्माइल, इस बात का जवाब देना मेरे सामने आके। देखें ये खामखा में हमें पागल बना रहे हैं माविश। ये अगर इस मुल्क के साथ सिंसियर होता ना तो बड़ी अच्छी बात होती मिफ्ता इस्माइल, ये इस मुल्क के साथ नहीं सिंसियर, मुझे नहीं लगता, वरना इस तरह की बातें ना करता। और मैं आपको एक अच्छी खबर दे दूं, चले मेरे पास आज एक अच्छी खबर है माविश, अगर आप सुनना चाहती हैं तो। सर मैं अच्छी खबरें सुनने को तरफ, मुझे ये जो चुड़ैल की मुखबरी, आप चुड़ैल आपको पता है आज बड़े दिन के बाद एक्टिव हुई है। कौन चुड़ैल? ये तो एक चुड़ैल होती है। मैं ऑफिस आई भी थी, आपने मिलवाया मुझे। अब आई थी तो आप शीशे में देख लेती, फिर आपको पता चल जाता। नहीं फिर वो तो देखें, नहीं बात यह है कि वो कहते कि कल तक हमें सऊदी अरेबिया से $4 बिलियन की यकीन दहानी हो जाएगी इंशाल्लाह, और अगले एक हफ्ते में यूएई से $2.5 बिलियन हो रहा है। और आप फौरी तौर पे देखेंगे कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं चाइना, अभी अनशेड्यूल्ड है, उस वक्त शेड्यूल हो जाएगा, और चाइना भी हमें जो है वो पैसे दे रहा है। तो इस महीने के एंड में पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इंशाल्लाह कदरे संभल जाएगी, महंगाई पे ज़रा कंट्रोल हो जाएगा, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इम्प्रूव हो जाएंगी, हमारी जो फॉरेन करेंसी डिस्पैरिटी है वो जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और ये जो अफरा तफरी का माहौल और बेसरासिमगी का माहौल है ना, ये इंशाल्लाह कर्टेल होगा, काफ़ी बेहतर होगा। अल्लाह करे सर, अल्लाह करे। आमीन। सर खान साहब ने एक और बात की, वो कहते हैं कि मरियम नवाज बहुत दीनदार बनती हैं, लेकिन उन्होंने भी मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो सर एक तरफ वो खुद खातून के बारे में बात करते हैं, फिर लेकिन जब बुशरा बीबी के बारे में कोई बात करे तो उनको खातून की हुर्मत याद आ जाती है, तो ये खुला तजाद नहीं? ऑफ कोर्स खुला तजाद है, और अभी बुशरा बीबी पे खुद पे बात करेगा, फिक्र ना करें, थोड़े दिन ठहर जाए, जरा कुछ होने दें, ये जो करेगा ये करवाएगा ना बातें, वो भी काफ़ी है। इसने रेहाम खान पे खुद तो नहीं की, लेकिन इसने किसी और को रोका भी नहीं उसके ऊपर बात करने से, चाहे वो जो मर्जी हो, इसके दाएं वाला हो बाएं वाला। जो किया क्या नहीं, बात यह है कि देखें आपकी तो इज्जत रही ना, आपकी तो इज्जत रही ना, अगर फ़र्ज़ करें मैं करता हूँ और मैं अगर आपकी जो इज्जत रही है उस हवाले से उसके ऊपर बात करता हूँ, तो आपको तो असूलन मुझे भी रोकना चाहिए ना कि यार मुबशिर तुम ना करो, मेरी बीवी थी, तुम्हारा कंसर्न नहीं है, ठीक है ना। आई मीन ऐसे देखिए, ये औरतों की हुर्मत होती है ना, औरतों की हुर्मत खुद साख्ता थोड़ी है कि जिस बात पे मैंने चाहा हुर्मत बना दी, जिस जहाँ पे मैं बेहुरमती। ज़रा बताए ना कि बुशरा बीबी के जहन में बेवफाई क्या थी, और क्यों वो जुल्फ़ी बुखारी कह रही थी कि तुम बेवफा हो, किसके साथ उसने वफा निभाई या वफा नहीं निभाई, और बुशरा बीबी को उस पर दुख था कि मैंने तो कोशिश भी बड़ी की थी, तो ये वो, तो फिर पता चल जाएगा। फिर क्यों अपना वो, अगर घरेलू खातून है और 36 घंटे का रोज़ा रखती, मुझे नहीं पता कौन से 36 घंटे का रोज़ा होता है, मुझे नहीं पता उसका। अब वो ख़ास अगर कोई टोना है या चिल्ला है या कोई इबादत है, तो हो सकता है वो बुज़ुर्गों की इबादत हो जिसका हमें इल्म ना हो। मेरी तरफ से 72 घंटे वो रखें, लेकिन
जो उन्होंने तोशा खाना के साथ किया कि तस्वीरें क्यों उतारी, इसका ये क्या किया और वो क्या किया, वो सारा उससे मुझे पता चल गया वो कितनी पारसा है माजरत के साथ। सर, खान साहब के जो दस्ते रास्त मुराद सईद साहब हैं वो भी आजकल कहीं गायब हैं, कुछ पता है वो कहाँ रूपोश हैं, और अगर हैं तो कहाँ? मुराद सईद बेचारा बहुत परेशान लगता है मुझे आजकल। मुराद सईद ने तो एक केस भी करना था, रेहाम खान के ऊपर केस करना था, और कि जी उसने अपनी किताब में क्या लिखा, पहले 3 साल उसको पता नहीं चला, फिर जब उसको समझ आई उसने मोहसिन बेग के ऊपर जुल्म करवाया, ज़्यादती करवाई, उसके बाद उसको समझ आई, उसके बावजूद उसने वो केस को फॉलो अप नहीं किया। यूके में करना था वहाँ पे भी नहीं किया, और वो खान साहब ने भी जो जंग और जियो को नोटिस दिया था उसका भी फॉलो अप नहीं हुआ, ना शाहजेब खानज़ादा को, ना जियो को, ना यूके में, ना दुबई में, ना पाकिस्तान में। इनकी बातें आप सुन लिया करें, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की, और हमारे लोग बस गोल्ड फिश मेमोरी का शिकार हैं। उस दिन बा 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 हल्ला हुल्ला हम करते रहते हैं, और 3 दिन के बाद हम भूल जाते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सर, परवेज इलाही साहब ने भी आज एक बड़ा सख्त सा बयान दिया है तहरीक इंसाफ के बारे में। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ वालों को चाहिए गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दें, 25 तारीख को अपना हाल याद रखें। वो कहते हैं उस दिन उनकी जुबानें निकली हुई थी। सर, ये बड़ा सख्त सा जुमला है। बिल्कुल जुबानें निकली थी, लेकिन परवेज इलाही को भी आज मेरा चैलेंज है। आज फिर इमरान खान ने जनरल बाजवा के खिलाफ बात की है अपने वीडियो लिंक में। आज फिर उन्होंने मीर जाफर और मीर सादिक का जिक्र किया और गद्दार तक का है। परवेज इलाही ने वार्न किया था कि अब अगर बोला तो मैं दिफा करूंगा, तो ज़रा आज परवेज इलाही जनरल बाजवा को दिफा करने खड़ा हो ना, मैं भी देखूं आटे दाल का भाव। ये मैंने आपका उस दिन के आज हमें बस वीडियो वो यानी हम मीडिया में आ जाएं, आज ट्वीटें हमारे हक में हो जाएं, आज रीट्वीट हो जाए, ये कर लें वो कर लें, ये कर लेते हैं, लेकिन फॉलो अप कुछ नहीं है। और अब परवेज इलाही ने यह बयान दे दिया, तो परवेज इलाही, अब आप समझे लाहौर शहर के मज़ाफ़ात में परवेज इलाही के ऊपर गालम गलोच होने का वक्त हुआ चाहता है। आप लोग भी मकामी वक्त के हिसाब से उनको जी भर के गालियाँ देना शुरू कर देना, बाकी के PTI वाले भी करेंगे, आप भी कर लेना। सर, गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कहा, ये गैर कानूनी था। ज़ाहिर है ये परवेज इलाही साहब कह रहे हैं, अभी तो ये अदम एतमाद के लिए बंदे पूरे कर रहे थे, तो फिर अब क्या हुआ है? देखिए, अब ये सब्जुडिस मैटर है, क्योंकि ये अदालत में है, तो इसके ऊपर मैं और आप ना ही बात करें तो अच्छा है। अदालत का फैसला आ जाएगा तो फैसले के ऊपर हम बात कर सकते हैं, कार्रवाई के ऊपर हम बात कर नहीं सकते। एक्चुअली मामिन उसकी इजाज़त नहीं है, सो लेट्स वेट टिल दैट टाइम। सर, पाकिस्तान की सियासत में एक और शख्सियत का इजाफा होने जा रहा है। मरियम सफ्तर के जो बेटे हैं जुनेद सफ्तर, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मरियम साहबा से भी पहले पाकिस्तान आएंगे और अब वो सियासी सरगर्मियों में अपनी माँ का हाथ बटाएंगे, उनके साथ साथ होंगे। तो सर, मौरूसी सियासत की हमेशा बात की जाती है, तनकीद की जाती है, तो ये मौरूसी सियासत नहीं? मैं अल्फाज का चुनाव असल में सोच रहा हूँ माविश, मेरे पास अल्फाज कम है। मैं तो ये सिर्फ कहूँगा कि हम बहुत ही बदनसीब कौम है कि अगर लोगों की औलाद और फिर आगे उनकी औलाद जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिन्होंने एक दिन की नौकरी नहीं की है, जिन्होंने कोई कारोबार नहीं किया, जिनके पास ज़िंदगी में किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, वो आएंगे हमारी फ्यूचर सुधारने, तो लानत है, फिर हम सारे लोगों पे लानत है। मेरा तक कि अब तो 25 करोड़ आबादी हो गई है इस मुल्क की, 22 करोड़ नहीं रही है, गलत फहमी है लोगों को। 24 से 25 करोड़ मेरा ख्याल है कि आबादी हो गई है। 25 करोड़ में अगर हमें सब जुनैद सफदर मिलता है या हमें कोई और किसी का बच्चा मिलता है, अभी तो मरियम नवाज ने साबित करना है कि यार वो काबिल पॉलिटिशियन है कि नहीं है। देखें, अभी वो तकरीरें करना, जलसे करना एक तरफ है, गवर्न तो नहीं किया ना उन्होंने। वो जब गवर्न करेंगी या किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में आएंगी तो हमको, मसलन अब बिलावल ने ये साबित किया है एज अ फॉरेन मिनिस्टर कि ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब एंड ही कैन डिलीवर। मरियम ने तो अभी वो भी नहीं किया, तो अब कुजा पहले वो नहीं है तो फिर उनका बेट छोड़ दे। मैं इस पर बहस ही नहीं करना चाहता, मैं ज़्यादा बात ही नहीं करना चाहता। इसका मतलब है कि PMLN जो है वो मज़ीद तोड़ फोड़ का शिकार होगी, क्योंकि जुनैद सफदर ने इलेक्शन तो लड़ना रहीम यार खान से आके, मेरा ख्याल है उस साइड से आके लड़ना, तो रहीम साउथ में से आके, तो साउथ में जो PMLN के और लोग होंगे स्टॉलवर्ड्स जो 40-40 साल से बेचारे वहाँ पे इनकी खिदमतें कर रहे हैं, पैसे खर्च रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो छोड़ के जाएंगे, फिर यही होगा और क्या होगा, फिर हम उसकी खबर दे रहे होंगे।
चलिए देखते हैं सर फिर आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।